साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 NCERT बोर्ड हमारा 5 का लेसन है यात्रियों के नज़रिए। समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं शताब्दी तक की इसमें हम जिक्र करेंगे। इस लेसन में जो 3 व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, जो विदेशी यात्री थे, भारत आए, उन्होंने भारत में रहकर भारत की स्थिति को देखा, जांचा, फिर उस स्थिति के बारे में उन्होंने अपनी कुछ किताबें लिखी जो इतिहास प्रसिद्ध किताबें हैं। 3 जो यात्री थे भारत में आए 10वीं से 17वीं शताब्दी तक, जैसा कि आपको पता होगा, जैसे 11वीं शताब्दी में अल बरूनी आया था दोस्तों, और इसका एक ग्रंथ था, महत्वपूर्ण किताब थी। कौन सी किताब? उल हिंद। ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आया था दोस्तों। इसकी बुक का नाम था रिहला, ये अरबी भाषा में थी। उसके बाद आते हैं फ्रांसवा बर्नियर, 17वीं शताब्दी में आते हैं, और इसकी बुक का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये फ्रेंच भाषा में थी। ये यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ, ये दूसरा भाग है। पहले भाग में इन तीनों व्यक्ति के व्यक्तित्वों के बारे में हमने जाना। इनकी जो बुक थी किताब उल हिंद, उसके बारे में देखो किसकी किताब थी, किताब उल हिंद, ये अल बरूनी की थी। इनका जन्म स्थान हमने देखा था उज्बेकिस्तान में था। इब्न बतूता का जन्म स्थान मोरक्को में था, जो दक्षिणी महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म फ्रांस में हुआ था। तीनों की बुक देखी थी। उसके बाद में हमने किताब उल हिंद के बारे में जाना, इब्न बतूता के बारे में डिटेल से जाना, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में जाना। ये चीज़ें हमने पहले पार्ट में देखी थी। फिर भारतीय सामाजिक जीवन को समझने में कौन कौन सी बाधाएं उनको आई। अब ये जो दूसरा पार्ट है, जो हमारा लेसन है 5 का, उसका इसमें हम जानेंगे कि अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको आप देखें। देखो बोर्ड परीक्षा में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि मोटी मोटी चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, तो इनको आप ध्यान से देखें, अंत तक देखें, ईमानदारी से देखें, और अच्छे से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से भी, डिटेल से भी, और इस चैनल पर नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस चैनल की कम्युनिटी को चेक करें, वहाँ नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब देखो अल बरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद में वर्णित कुछ महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। तो जाति व्यवस्था के बारे में अल बरूनी क्या मानते हैं? अल बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना फारस की जाति व्यवस्था से की थी। भारतीय जाति व्यवस्था ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें मुख्य रूप से 4 वर्ण हुआ करते थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सबसे बड़ा वर्ण था, ये सबसे छोटा वर्ण था। एक व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, न कि क्रम के आधार पर। कैसे? कहने का मतलब ये हुआ कि ब्राह्मण वर्ण में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, शूद्र वर्ण में जिसने जन्म लिया वो शूद्र हो गया। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण बनेगा। शूद्र परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति जीवन काल शूद्र, जीवन पर्यंत शूद्र ही माना जाएगा। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण हुआ करते थे, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र हुआ करते थे। ये जो व्यवस्था है ये जन्म पर आधारित थी साथियों। फारस की जाति व्यवस्था में भी मुख्य रूप से 4 वर्ण थे। कौन से? घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु और पुरोहित, चिकित्सक, वैज्ञानिक, कृषक, शिल्पकार। देखो एक घुड़सवार हो गया, दूसरा शासक वर्ग हो गया, तीसरा भिक्षु हो गया, चौथे में ये आ गए। तो ये 4 वर्ण मान्य थे फारस में।
भारत में मान्य थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस व्यवस्था में वर्ण निर्धारण व्यक्ति द्वारा किए गए काम के आधार पर होता था। ठीक है, किसमें? फारस में। फारस में काम के आधार पर और भारत में जन्म के आधार पर। अल बरूनी ने कहा कि जातिगत व्यवस्था हर जगह थी, परंतु भारत की स्थिति जातिगत व्यवस्था अत्यंत कठोर और भेदभावपूर्ण थी। अल बरूनी का यह मानना है कि जाति व्यवस्था तो हर जगह थी, लेकिन जाति व्यवस्था फारस में इस प्रकार से, जैसे चिकित्सक, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो गया, उस प्रकार से उसको उसी फील्ड में डालने की कोशिश की। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई हमारे परिवेश को हम समझें तो शूद्र का बेटा डॉक्टर हो गया तो वो डॉक्टर वर्ण में आ गया फारस के हिसाब से तो, और हमारे यहाँ तो शूद्र का बेटा शूद्र ही रहेगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण रहेगा। तो ये बहुत ही कठोर और भेदभावपूर्ण मानी उन्होंने। ब्राह्मण व्यवस्था में मौजूद अस्पृश्यता को अल बरूनी ने पूर्ण रूप से गलत बताया। ब्राह्मण व्यवस्था में बताया कि यहाँ छुआछूत की व्यवस्था बहुत ज़्यादा थी, तो ये पूर्ण रूप से गलत था। अल बरूनी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु को जन्म के आधार पर अपवित्र नहीं माना जा सकता। हर अपवित्र व्यक्ति या चीज़ पवित्र होने का प्रयास कर सकती है। अब जैसे कि शूद्र को हमारे यहाँ भारत में अपवित्र समझा जाता था, लेकिन अल बरूनी का ये मानना था साथियों कि जन्म के आधार पर अगर कोई अपवित्र है, पहले से कोई अपवित्र है, तो अपने प्रयासों से वो पवित्र हो सकता है। तो ये वर्ण व्यवस्था गलत है, कठोर है। इब्न बतूता और भारतीय शहर ये किस प्रकार से बताते हैं कि इब्न बतूता के अनुसार भारतीय शहर घनी आबादी वाले और समृद्ध थे। अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। ये भारतीय शहर की बात कर रहा है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता दिल्ली को बड़ा शहर और विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा शहर बताता है। दौलताबाद महाराष्ट्र भी कम नहीं था। इब्न बतूता क्या कहता है कि दिल्ली सबसे बड़ा शहर था, विशाल आबादी वाला था, भारत का सबसे बड़ा शहर था, लेकिन जो दौलताबाद महाराष्ट्र में जो शहर था वो भी कोई कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। बाजार केवल आर्थिक विनिमय के स्थान पर ही नहीं थे, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के केंद्र भी थे। दौलताबाद में पुरुष और महिला गायकों के लिए भी बाजार था, जिसे क्या कहते हैं? ताराबाद कहते हैं। देखो, कृषि, व्यापार, कपड़ा, इसके बारे में इब्न बतूता का क्या मानना है? इब्न बतूता के अनुसार कृषि बड़ी उत्पादनकारी थी। इसका कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। किसान वर्ष में 2 फसल उगाते थे। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़े, महीन मलमल, रेशम, जरी, शाटन के अत्यधिक यहाँ मांग थी। महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी होती थी कि उन्हें अमीर वर्ग के साथ बहुत ही धनाढ्य लोग ही पहनते थे। डाक प्रणाली की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से थी? इब्न बतूता के अनुसार उस समय भारतीय डाक प्रणाली अत्यंत विकसित और अनूठी थी। ये एक सामान्य व्यक्ति को सिंध से दिल्ली की यात्रा करने के लिए लगभग 50 दिन लगते थे, परंतु डाक व्यवस्था द्वारा खबर केवल 5 दिन में सिंध से दिल्ली पहुंचा दी जाती थी। उस समय मुख्य रूप से 2 प्रकार की डाक व्यवस्था प्रचलित थी। कौन सी? एक अश्व डाक जो घोड़ों पर जाती थी डाक व्यवस्था को उल्लूक कहा जाता था, और दूसरी पैदल डाक व्यवस्था थी जहां लोग पैदल जाते थे, उसे दावा कहा जाता था। दोनों आपको याद रखने। अश्व डाक व्यवस्था के अंतर्गत हर 4 मील की दूरी पर राजकीय घोड़े होते थे। इन्हीं घोड़ों के द्वारा हर एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था के अंतर्गत संदेशवाहक एक हाथ में संदेश, दूसरे हाथ में एक छड़ी लेकर भागता था, जिस पर कुछ घंटियां भी लगी हुई होती थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दास प्रथा किस प्रकार की थी? इब्न बतूता के अनुसार भारत में, इब्न बतूता के अनुसार उस दौर में दास सामान्य वस्तुओं की तरह बाजार में बिका करते थे। समाज में सभी वर्गों के लोग दास रहते थे। इन दासों का उपयोग घरेलू कामकाज के लिए किया जाता था। पुरुष दास है वो मुख्य रूप से पालकी उठाने के लिए उपयोग में लिए जाते थे, जबकि महिला दास है वह घरेलू कामकाज के लिए रखी जाती थी।
पुरुष दासों की कीमत है वो महिला दासों से कम थी। महिला दास वह ज़्यादा रुपयों में बेची जाती थी। महिला दास संगीत एवं नृत्य कला में भी निपुण हुआ करती थी। कुछ मुख्य अवसरों पर जैसे संगीत नृत्य का प्रदर्शन भी वो महिलाएं किया करती थी। कभी कभी कुछ राजाओं द्वारा इन दोनों को गुप्तचरों के रूप में भी लोगों के घरों की निगरानी के लिए भेजा जाता था। महिला और पुरुष दोनों को, मतलब दासों को निगरानी के लिए भी भेजा जाता था। दासों के संबंध में इब्न बतूता अपने 3 अनुभव बताते हैं। क्या कि पहला, मोहम्मद बिन तुगलक ने नसीरुद्दीन नामक धर्म उपदेशक से खुश होकर उसे 1 लाख मुद्राएं और 200 दास दिए थे। जब इब्न बतूता सिद्ध पहुंचा तो उसने सुल्तान को घोड़े, ऊंट, दास उपहार के रूप में दिए थे। उसके बाद आप देखें ये सिंध होगा, सिंध पहुंचा था। उसके बाद मुल्तान के गवर्नर को भी इब्न बतूता ने किशमिश एवं कुछ दास भेंट के रूप में दिए थे। उनका मानना है कि इस प्रकार से दास व्यवस्था प्रचलित थी। नगरों की स्थिति क्या थी उस समय? 17वीं शताब्दी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। ये औसतन उसी समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। इतने पर ही बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहा और जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविरों पर ये निर्भर थे। उनका विश्वास था कि ये शिविर नगर राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आते थे और उससे कहीं और चले जाने के बाद तेज़ी से इसका पतन हो गया। अब देखो व्यावसायिक वर्ग महत्वपूर्ण है, इसको आप थोड़ा देखें। अन्य शहरी समूह में व्यावसायिक वर्ग जैसे डॉक्टर, इसमें हकीम, वेद आते थे, अध्यापक, इसमें पंडित, मुल्ला आते थे, अधिवक्ता मतलब वकील, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक जो लिखने वाले थे लेखक, इसमें ये सम्मिलित थे। बर्नियर द्वारा मुगल साम्राज्य का चित्रण। अब बर्नियर मुगल साम्राज्य के बारे में क्या बताते हैं? बर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य का राजा भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। इसके शहर और नगर विनिष्ट तथा खराब हवा से ये दूषित थे। इसके खेत झाड़ीदार, घातक दलदल से भरे हुए थे। इसका मात्र एक ही कारण था, राजकीय भूस्वामित्व। अब ये राजकीय भूस्वामित्व क्या है इसको समझ लें। फ्रांसुआ बर्नियर के अनुसार उस समय भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। मतलब जो जमीन थी उस पर किसान का अधिकार नहीं था, राजा का अधिकार था। समझ गए? यानी किसी भी व्यक्ति की कोई निजी भूमि नहीं होती थी, संपूर्ण भूमि राजा के अधीन होती थी। कृषक के द्वारा उस भूमि पर खेती की जाती थी और राजा को कर दिया जाता था। किसान उस भूमि पर कार्य कर सकते थे परंतु अपने आने वाली पीढ़ी को वो सौंप नहीं सकते थे। इसी वजह से साथियों क्या हुआ, किसान गंभीरता से उत्पादन एवं भूमि की देखरेख नहीं किया करता था। गंभीरता से इसलिए नहीं किया करता था किसान, क्योंकि उसको पता था कि ये ज़मीन हमारी नहीं है, तो उसकी देखरेख नहीं करता था। भारतीय समाज किस प्रकार से था उस समय? देखो फ्रांसुआ बर्नियर के अनुसार उस समय भारतीय समाज में या तो बहुत अमीर लोग थे या बहुत गरीब लोग थे। मतलब या तो बहुत ज़्यादा अमीरा या बहुत ज़्यादा गरीबा। ये जो आपका मध्यम वर्ग है इसका अभाव था, मध्यम वर्ग उस समय नहीं था। नगरों में सेवाओं का अभाव था, शासन व्यवस्था भी खराब थी। उस समय सती प्रथा भी थी दोस्तों। तो बर्नियर ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की आलोचना की। इस प्रथा के अंतर्गत एक महिला को, देखो बर्नियर बताते हैं क्या, इस प्रथा के अंतर्गत एक महिला को विधवा होने के बाद उसके पति की चिता के साथ जलाया जाता था। अपने एक अनुभव में वो बताते हैं, बर्नियर क्या बताते हैं कि उन्होंने 12 साल की एक लड़की के बारे में लिखा जिसमें सफ़ेद साड़ी उसने पहनी हुई थी। इन 4 ब्राह्मणों और एक बूढ़ी महिला द्वारा उसे खींचकर चिता की ओर ले जाया जा रहा था। उस चिता पर उस लड़की के हाथ पांव बांध दिए गए और उसके बाद ढोल नगाड़े हैं उसकी आवाज़ शुरू कर दी और उस चिता में उस 12 साल की लड़की को उसके पति के साथ में भी जला दिया गया। तो ये सती प्रथा वाला सिस्टम था। तो इस प्रकार 2 पार्टों में हमने देख लिया और प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो हर तरीके से प्रत्येक सब्जेक्ट हमने करवा रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से, डिटेल के माध्यम से। तो उसको आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।